हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में ये न्यूज़ आई है कुछ घंटों पहले कि गवर्नमेंट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है इसके सेटअप करने के अप्रूवल दे दिया है। तो ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए बन रही है, इससे आपको क्या फ़ायदा या फिर क्या नुकसान होगा, इस वीडियो में मैं डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। जब इसकी घोषणा करी गई कि इसको कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है, तो उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई तो क्या बातें कही जो मंत्री थे उन्होंने, उसको हम सबसे पहले देखते हैं और उसी से समझने का प्रयास करते हैं एजेंसी कैसे काम करेगी। तो सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जो हैं, उनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा यूनियन कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दिस डिसीजन विल बेनिफिट जॉब सीकिंग यूथ ऑफ द कंट्री। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेटअप करने के लिए, और ये जो होगा ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा। ओके, अब किसके लिए टेस्ट कराएगा हम आगे बात करते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा कैंडिडेट्स को। फिर आगे बात करी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने बताया कैबिनेट डिसीजन टू सेटअप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर preliminary selection to various government vacancies is a revolutionary reform. This will bring ease of recruitment, ease of selection and thereby ease of living for aspirants candidates. उन्होंने क्या बताया कि जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, सीटी होगा, ये किसके लिए होगा? प्रिलिमिनरी सिलेक्शन के लिए। जैसे अभी आप अगर IBPS का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें एक होता है प्री, देन क्या होता है मेंस। ओके, तो अब क्या होगा कि ये जो प्री वाला एग्ज़ाम होगा, जैसे SSC भी आप देते हैं तो उसमें भी प्री और मेंस होता है। आप रेलवे का जो फॉर्म होता है भरते हैं उसमें भी प्री और मेंस होता है। तो ये जो प्री वाला कॉलम है इसको कौन फिल करेगा? आप ये कराएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट कराएगी, CET। ओके, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब हम आगे समझते हैं। एक और यहाँ पे बयान लेते हैं, लिखा हुआ है देर आर ऑलमोस्ट मोर देन 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट। कि भारत सरकार में जो केंद्रीय सरकार है उसमें लगभग 20 से ज़्यादा जो है रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। सबकी अपनी अलग अलग है, रेलवे की अलग, IBPS अलग, SSC अलग है, और जो छोटी मोटी और एजेंसीज हैं वो अलग ही अलग हैं। लिखा है ऑल्दो वी आर मेकिंग एग्जाम्स ऑफ ओनली 3 एजेंसीज कॉमन एज ऑफ नाउ। कि अभी जो है केवल 3 एजेंसी के एग्ज़ाम ही कॉमन किए जा रहे हैं। कौन कौन से यहाँ पे होंगे अभी बताता हूँ। लिखा हुआ इन कोर्स ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू हैव कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ऑल रिक्रूटमेंट एजेंसी। कि भविष्य में हम सभी को कवर करेंगे CET में। तो ये 3 एजेंसीज कौन कौन सी हैं? एक तो है IBPS, दूसरी है SSC और तीसरी है RRB। ओके, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है। इन तीनों एजेंसीज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं अब वो CET के माध्यम से होंगे या फिर NRA के माध्यम से होंगे। CET जो एग्ज़ाम होगा वो होगा। ओके, तो ये आखिर NRA है क्या, फिर CET जो एग्ज़ाम होगा कैसे कंडक्ट होगा? तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि जो NRA होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी किसके लिए? फॉर सिलेक्शन ऑफ नॉन गजेटेड पोस्ट ऑफ ग्रुप B एंड ग्रुप C। ग्रुप B और ग्रुप C के जो भी नॉन गजेटेड पोस्ट हैं उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। कहाँ के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। समझे? मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स हैं, जैसे SSC हो गया या फिर रेलवे की जॉब हो गई या फिर बैंक की जो जॉब हो गई, वो कंडक्ट होंगी CET के जरिए। स्टेट लेवल पे जो आप जॉब्स भरते हैं या फिर जो निकलती हैं वो वैसी ही होंगी जैसे आपके स्टेट में अभी तक होती आ रही हैं। उनका आपके स्टेट लेवल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा CET के आने से। ओके, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि आप अगर CET देते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, आप क्वालिफाई कर गए। क्वालिफाई करने के बाद लिखा हुआ है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू एनी रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अब आप सोच रहे हैं कि सबका सिलेबस हो गया एक, मतलब कि आप IBPS की भी तैयारी एक साथ ही करेंगे, SSC की भी तैयारी करेंगे और RRB NTPC वगैरह की भी तैयारी सब एक साथ करेंगे, सबका सिलेबस सब एक हो गया। ऐसा नहीं है, ये भ्रम है।
इन सब का केवल और केवल जो प्रीलिम्स है वो केवल एक हुआ है। ओके, तो प्रीलिम्स में होगा क्या, जो भी कॉमन तीनों चीज़ों में होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग या फिर इंग्लिश, ये सारी चीज़ें जो एक कॉमन सी चीज़ें होंगी वो आपके प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी। और ये जो प्रीलिम्स है इसको आप एक तरीके से समझिए कि केवल ये बच्चे छांटने के लिए होगा, मतलब एक तरह से स्क्रीनिंग होगी है। ओके, केवल स्क्रीन किया जाएगा कैंडिडेट्स को, जो फालतू की भीड़ होगी, जो ऐसे ही लोग फॉर्म भर देते हैं बिना वजह ही, वो प्रीलिम्स से ही हट जाएंगे। फिर क्या होगा, प्रीलिम्स देने के बाद जैसे अभी एग्ज़ाम होते हैं, IBPS का अपना एग्ज़ाम होता है, SSC का अपना अलग होता है और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अपने एग्ज़ाम अलग होते हैं, उनके एग्ज़ाम फिर अपने अलग अलग होंगे। ओके, समझ रहे हैं बात, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सबकी साथ ही पोस्ट निकाली जाएगी और आपको एक साथ एग्ज़ाम देना, एक साथ ही रिक्रूटमेंट होगा, नहीं। प्रीलिम्स केवल तीनों का एक हो जाएगा, उसके बाद ये तीनों की राहें अपनी अलग अलग हैं। मतलब अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे रिक्रूटमेंट जैसे अभी निकाला जाता है, IBPS की नोटिफिकेशन आती है, तो हो सकता है आगे चल करके एलिजिबिलिटी उसमें ऐसे दिया जाएगा कि मान लीजिए 100 नंबर का, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये कोई तय नहीं कितने नंबर का होगा, CT मान लीजिए 100 नंबर का है, तो वहाँ पे IBPS में कह दिया जाएगा कि जिसके 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं वही जो है, CT में जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं वही जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो मतलब 40 से जितने कम मार्क्स वाले होंगे वैसे ही छट जाएंगे, फिर 40 से ज़्यादा वाले जो होंगे वो IBPS की जो भी वेबसाइट होगी उस पर जाकर अपना जो रोल नंबर वगैरह डालेंगे और फिर उनका मेंस का एग्ज़ाम होगा, जो भी बैंक का होगा, SBI का होगा, IBPS का होगा, RRB PO का होगा, क्लर्क का होगा, उनका केवल मेंस का एग्ज़ाम होगा। ओके, इसी तरह SSC में होगा कि आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया जाएगा, 50 नंबर 60 नंबर जो भी है, फिर उसके बाद आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा और फिर आपका इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा। सेम काम आपका रेलवे के लिए होगा। ओके, बात समझ रहे हैं, मतलब तीनों के जो सिलेबस हैं वो आप कह सकते हैं अभी भी अलग अलग रहेंगे, क्योंकि इनका केवल प्रीलिम्स कॉमन हुआ है। मेंस जो एग्ज़ाम है जिसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनती है, नौकरी मिलती है, वो अभी का अभी वैसे ही है। ओके, और यहाँ पे एक बात और है कि ये जो वैलिडिटी है इसके स्कोर की वो 3 साल रहेगी, तो ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ होगी आपके लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेंस एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, इंटरव्यू में छट जाते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपने 2020 के लिए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, कोई भी एग्ज़ाम है, IBPS PO मान लीजिए आपने अप्लाई किया हुआ है, आपका प्री निकल गया, फिर आपका मेंस भी निकल गया, मेंस निकलने के बाद आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू या मेंस की जो मेरिट लिस्ट है उसके आधार पर मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जब आप 2021 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको फिर से प्री देना पड़ेगा, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू और फिर आगे सिलेक्शन। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए आपने इंटरव्यू तक तो दे दिया है, आपका CET स्कोर अच्छा होगा ही अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अगली बार जब IBPS की नोटिफिकेशन आएगी और मान लीजिए वहाँ पे 40 नंबर कहता है, 40 नंबर रहता है और आपके आए हुए हैं 70 नंबर अगर CET में, तो आप अगले साल फिर से जो है CET का एग्ज़ाम नहीं देंगे, मतलब प्री आपको देने का चक्कर नहीं रहेगा, आप सीधे क्या देंगे, सीधे आप मेंस देंगे या फिर इंटरव्यू आप देंगे। ओके, तो आपके लिए जो प्रीलिम्स हो जाएगा वो बार बार देने की ये झंझट नहीं बनेगा। कब तक, 3 साल तक। हाँ, 3 साल तक भी आपने अगर कहीं भी सिलेक्शन आपका नहीं होता है, फिर उसके बाद अगर आप चौथे साल अप्लाई करेंगे तो भले ही आपका जो CET स्कोर है वो दिए गए स्कोर से बहुत ज़्यादा होगा, आपको फिर से CET देना पड़ेगा, फिर मेंस, फिर आपका इंटरव्यू। ओके, बात समझ में आई। तो ये आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें अभी मुझे पता, मतलब अभी तक जो न्यूज़ आई है वो कैसे सेटअप करेगा, अभी तो ये हुआ है कि सेटअप होगा, बाकी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन होगी तो बाद में आएगी। लेकिन यहाँ पे एक नुकसान आपका ये हो सकता है कि अगर ये केवल साल में एक बार होता है तब ये नुकसानदायक होगा बहुत सारे बच्चों के लिए, कि अगर आपका प्री नहीं निकल पाए या फिर प्री के टाइम में कई बार ऐसा हो जाता है कि तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर कुछ ऐसी रीज़न होती है जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो अभी तक ऐसा होता था कि मान लीजिए IBPS का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, IBPS PO का कुछ ख़राब हो गया, किसी वजह से नहीं एग्ज़ाम दे पाए, तो आपको पता है कि क्लर्क का एग्ज़ाम तो आप देंगे ही देंगे। ओके, SSC का दे सकते हैं, RRB का दे सकते हैं। लेकिन अगर केवल साल में एक बार ये हुआ तो अब ये होगा कि अगर आपका प्री ही छूट गया तो आप आगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे ये 2 साल भर में 2 बार या 2 से अधिक बार होता है CET का एग्ज़ाम, तब अच्छा होगा कि आपका एक बार छूट भी गया तो आप अगली बार के लिए दे दीजिए, अगली बार आप ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप सिलेक्शन आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर मेंस एग्ज़ाम दीजिए। ओके, क्योंकि जो वैलिडिटी है स्कोर की वो तो 3 साल तक करेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि अगली बार देंगे तब तक वैकेंसी इस साल की चली जाएगी तो क्या करेंगे, तो अगले साल के लिए आपके लिए अप्लाई रहेगा। तो आप केवल मेंस की तैयारी करिए, अच्छा नंबर लेकर के आएंगे तो आप मेंस की तैयारी करिए। ओके, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं।
फिर यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वैसे तो बता दिया है मैंने कि ये सीईटी जो होगा वो स्क्रीन करेगा कैंडिडेट्स को। स्क्रीन करने का मतलब क्या होता है कि जो अनवांटेड कैंडिडेट्स हैं, मतलब मान लीजिए फॉर्म फ्री का मिल रहा है, बहुत कम फॉर्म है, मान लीजिए वैकेंसीज ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे हम देखते हैं रेलवे में 1 लाख पोस्ट आ गई तो उसको भरने वाले हो गए 2 करोड़। ओके, तो अब इस 2 करोड़ में सारे के सारे सीरियस कैंडिडेट्स नहीं हैं। इसमें से मैं कह सकता हूँ कि 90% कैंडिडेट सिर्फ इसलिए फॉर्म भरें क्योंकि 1 लाख वैकेंसी है, उन्होंने रेलवे की तैयारी पहले की नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो आगे पढ़ेंगे लिखेंगे, सोचेंगे बहुत ज़्यादा पोस्ट है मेरा भी हो जाएगा थोड़ा बहुत पढ़ के। तो जो 10% लोग हैं, ओके, वही केवल आगे तक जाएंगे। 90% जो बच्चे होंगे जो सीरियस नहीं होंगे, ओके, वो पहले ही छट जाएंगे सीईटी में ही, तो उनका बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। आपको मेंस में जा करके पता चलेगा कि आखिर में फ़ाइट कितने लोगों के साथ है। बहुत सारे लोग अभी घबरा जाते हैं कि मान लीजिए 2000 पोस्ट आई है और कहीं पेपर में निकल गया 2000 पोस्ट के लिए 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो बहुत सारे लोगों की हिम्मत ऐसे ही टूट जाती है कि 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, केवल 2000 पोस्ट के लिए तो कैसे सिलेक्शन होगा। अब ये काम नहीं हो सकता है। वैसे भी आपको पता है 10 लाख यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं तो पूरे के पूरे तो सीरियस नहीं होते हैं। ओके, तो ये जो टेंशन होगी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको पता होगा मेंस के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं। ओके, यहाँ पे और ये भी है कि केवल एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए ये फर्स्ट लेवल होगा। उसके बाद जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो जो भी एजेंसीज हम अपना कंडक्ट कराएंगे वो अलग से आपका होगा। इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा। जैसे आप सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, तीनों एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो गए हैं, तो ये भी क्या होगा, ऑनलाइन ही होगा। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि एक ऑफलाइन हो रहा है एक ऑनलाइन हो रहा है, दोनों तरफ से प्रैक्टिस करना है, नहीं, ये आपका ऑनलाइन ही होगा। बाकी जो मेंस एग्जामिनेशन है वो भी आपका ऑनलाइन ही होगा। तो ये एक थी जो है अभी तक जो न्यूज़ आई है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, कैसे काम करेगी और आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदायक हो सकता है। मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। प्रीलिम्स जैसे अभी तक आप देते थे एकदम वैसा ही है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि प्रीलिम्स में केवल एक ही का वेटेज हो जाएगा। मान लीजिए जो एसएससी की तैयारी केवल करें वो ये सोचेंगे प्रीलिम्स अब केवल आईबीपीएस वाले लेवल का आएगा, एसबीआई के लेवल का आ जाएगा तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा। या फिर आप आरआरबी की तैयारी करें तो आप कहेंगे इंग्लिश उसमें अगर नहीं पूछी जाती, अब इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तीनों एग्ज़ाम्स को मिला करके जब प्रीलिम्स आपका बनेगा तो इसी तरीके से वो वेटेज रखा भी जाएगा कि तीनों जो एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको फ़ायदा मिले। ओके, सबके लिए बराबर ही रहे, किसी के लिए कठिन और किसी के लिए आसान ना बने ये सीईटी। ओके, तो इससे आप टेंशन फ्री रहिए। मेन जो आपकी टेंशन है वो है मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स आपका निकल भी जाए, कई बार उसका कोई लेना देना नहीं होता, ना तो उसके मार्क्स जुड़ते हैं, ना तो उसकी वजह से आपकी मेरिट लिस्ट कोई प्रभावित होती है। जो भी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस के ऊपर बनेगी या फिर उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसके ऊपर आधारित होकर के बनेगी। तो यही दोनों चीज़ें हैं जो आपको तैयार करनी है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें बस लगे रहिए। ये केवल समझिए एक एग्ज़ाम लेने का जो पैटर्न है, फॉर्मेट है, वो बदल जाएगा। ये गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। उनको पता होगा कि सीईटी एग्ज़ाम को कितने बच्चों ने क्रैक किया है, कितनी नौकरियां अभी उपलब्ध करवानी है, कितने लोग हैं जिनका सीईटी स्कोर अभी है लेकिन अभी उनको नौकरियां नहीं मिली। तो गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा आसानी होगी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना, थोड़ा सा फेयरनेस बढ़ेगी। कहा जा रहा है जो चीटिंग वगैरह, कई बार ऐसा होता है कि एक एग्ज़ाम आपको आसान लगता है, दूसरे में कहते हैं कि अच्छा इसमें तो चीट हो जाता है, ऐसा हो जाता है। वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे बंद हो जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, बाकी देखते हैं क्या क्या होता है और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जो लोग ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं उन तक तो पहुँचाइए। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तैयारी आप वैसे ही करिए जैसे कर रहे हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस एग्ज़ाम देने का तरीका आपका बदलेगा कि आपको एक एग्ज़ाम देना होगा और आप 3 साल के लिए वैलिड हो जाएंगे, प्री आपको बार बार नहीं देना है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और आपके क्या विचार हैं इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।